लाइफ स्टॉक के लिए भी टैक्स और ड्यूटी में छूट की तजवीज़ है। हुकूमत आज जो बजट पेश कर रही है, अगले असेंबली का राइट छीन रही है। इस हुकूमत को कोई राइट नहीं कि ये बजट 1 साल का पेश करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं इस्लाम मलिक। नाज़रीन, बजट पेश कर दिया गया। हुकूमत का दावा है कि यह बजट अवामी बजट है और इसके अंदर अवाम की फलाह बहबूद के लिए जो फंड्स मुख्तस किए गए हैं उससे बड़ी तब्दीली आ सकती है। अपोजिशन ने इस बजट को मुस्तरद किया और कहा कि इसके अंदर अवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। इसके साथ साथ जो एतराज़ उठाया जा रहा था कि बजट हुकूमत को 4 माह के लिए पेश करना चाहिए, लेकिन जमहूरी हुकूमत ने और सियासी हुकूमत ने पहली बार पाकिस्तान की तारीख में छठा अपना बजट पेश कर दिया। इस बजट के हक में और इसकी मुखालफत में दलाइल दिए जाते रहेंगे। हुकूमत के दावे सामने आ रहे हैं, अपोजिशन के एतराज़ात सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे अफसोसनाक अमर आज ये है कि जैसा कि हमेशा से होता है, जब भी बजट पेश किया जाता है, बजट के दौरान अपोजिशन की तरफ से हंगामा आराई का सिलसिला हमारी कौमी असम्बली की तारीख का एक हिस्सा बन चुका है। सूबाई असम्बलियों के अंदर भी ऐसे ही होता है। जब बजट पेश किए जाते हैं, कापियां फाड़ी जाती हैं, एतराज़ात उठाए जाते हैं और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की जाती है। लेकिन आज जो कुछ कौमी असम्बली के अंदर हुआ उसको देख के मैं समझता हूँ हम सबको सोचना चाहिए। अफसोस का मकाम है हम सब के लिए और पार्लियामेंटेरियंस के लिए कि जो आवाम के वोटों से मुंतखब होकर कौमी असम्बली में जाते हैं और एक आईना होते हैं, एक सिंबल होते हैं पूरी कौम के लिए कि ये हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं जिन्होंने इस कौम की लीड करना है और हुकूमत को चलाना है। अपोजिशन में बैठ के हुकूमत पर कड़ी नुक्ताचीनी करनी है, बड़े एहतराम के साथ, बड़े महज़ब तरीके से अपनी बात पार्लियामेंट में करनी है ताकि लोग उसको देख के उससे इस्लाह पकड़ सकें। मगर आज जो कुछ हुआ पार्लियामेंट के अंदर, बजट पेश करते हुए अपोजिशन ने एहतजाज किया, उसके एहतजाज के साथ साथ जिस किस्म का रवैया अख्तियार किया गया, एतराज़ात उठाया जा सकता है कि हुकूमत के बेंचों की तरफ से बात का आगाज़ किया गया। यह भी कहा जा सकता है कि अपोजिशन की तरफ से उसका आगाज़ हुआ। लेकिन जो वीडियो आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं समझता हूँ हम सबको झंझोड़ने के लिए वो काफ़ी है। एक रुकन कौमी असम्बली मुराद सईद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, सवात से मुंतखब हुए हैं, बारहा कौमी असम्बली के अंदर इस किस्म के वाक़यात में मुलव्वस पाए जाते हैं और ऐसे असम्बली के अंदर आज उन्हें दौड़ते हुए देखा गया, लपकते छपकते हुए देखा गया कि गोया आप किसी छोटे से मोहल्ले के अंदर चंद लड़कों की जो लड़ाई हो रही होती है उसमें भी इस किस्म के मनाजर आपको देखने को नहीं मिलते। अपनी सीट से उठकर भागकर सीटों को फलांगते हुए, इसके बावजूद कि उनके अरकान असम्बली उनको बार बार रोकते रहे। अली मोहम्मद खान साहब रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आगे बढ़े, उन्होंने रोकना चाहा, लेकिन वो सबको फलांग कर कभी जूता उतारने की कोशिश करते रहे, कभी मारने की कोशिश करते रहे। आबद अली शेरनी पे भी एतराज़ उठाया जा सकता है कि उनका भी रवैया दुरुस्त नहीं था, लेकिन जो टीवी चैनल्स ने देखा, जो कैमरे ने जिसको कल नज़रबंद किया, उसको अगर आप देख के मेरे ख्याल में हम सब के लिए ये जोड़ने के लिए बड़ी काफ़ी वीडियो है। इस किस्म का अगर रवैया आपके पार्लियामेंटेरियन रखेंगे, मेरे पार्लियामेंटेरियन रखेंगे, तो फिर हम इस कौम की इस्लाह कैसे करेंगे? क्या मुराद सईद साहब ने कभी ये बैठ के सोचा कि इतने लाख लोगों ने जिनकी वो नुमाइंदगी करते हैं, क्या वो क्या सोचते होंगे कि हमारा रुकने कौमी असम्बली किसी थड़े का आदमी है जो कौमी असम्बली में बैठ के इस किस्म की लड़ाइयों में मुलव्वस होता है? मैं समझता हूँ मुराद सईद साहब को भी सोचना होगा और आबद शेरनी साहब ने अगर कहीं इस हवाले से कोई गलती किया या आगाज उनकी तरफ से हुआ है तो उनको भी सोचना होगा कि आखिर पार्लियामेंटेरियन वफाकी वज़रा इस किस्म का रवैया रखेंगे तो कौम क्या सीखेगी। इसके साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे। बजट के जो आज बजट पेश हुआ, इस बजट के अंदर क्या खूबियाँ हो सकती हैं, क्या खामियाँ हो सकती हैं और हुकूमत ने जो दावे किए हैं वो किस हद तक दुरुस्त हैं और ये बजट क्या इंतखाबी बजट है, मुआशी बजट है, सियासी बजट है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बातचीत करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर सलमान शाह साहब, हमारे इक़्तिसादियात हैं, उनके साथ साथ रिजवान रज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इकानमिस्ट हैं। रिजवान रज़ी साहब आपका बहुत शुक्रिया, सियासी तज़कियाकार भी हैं। मेरे साथ यशमीन जमाल हैं, तज़कियाकार हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। यशमीन आपको भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का आगाज़ रज़ी साहब आपसे करते हैं। मैं इस पर तबसरा आपका ज़रूर चाहूँगा, जो आज आबद शेरनी साहब या मुराद सईद साहब ने कौमी असम्बली में किया, क्या कौमी असम्बली में इस किस्म के वाक़यात अगर होते रहेंगे तो क्या पार्लियामेंटेरियन अवाम को क्या मुँह दिखाएंगे, क्या बताएंगे कि लोगों में अखलाकियात क्या होती है, तमीज़ क्या होती है, सलीका क्या होता है, एक दूसरे से इख्तलाफ का रवैया क्या होता है? देखिए, मुराद सईद साहब के हवाले से ये कोई पहला वाक़या नहीं है। इस तरह का कोई भी वाक़या हो तो वो उसके अंदर हीरो होते हैं
या विलन होते हैं या जो कुछ भी है, वो उनका एक किरदार होता है, वो एक किरदार होते हैं, या वो रिस्पोंडेंट होते हैं या वो एक्टर्स होते हैं। आबद शेर अली साहब जो हैं, उनका ताल्लुक फैसलाबाद से है। वैसे आबद साहब भी किसी से कम नहीं है, सच्ची नहीं, बात है। आबद शेर अली साहब का ताल्लुक फैसलाबाद से है और वो भी किसी से कम नहीं है। ये इन दोनों का इम्तहान नहीं है, ये स्वात के और फैसलाबाद के वोटर को फैसला करना चाहिए कि उन्होंने किन लोगों को असेंबली के अंदर भेजा है। मालिक साहब, ये हम उन्हें भी तो ये चूज करना चाहिए ना कि अगर ये रवैये दुरुस्त नहीं है और हमारे मुआशरे में अगर ये रवैये नहीं होने चाहिए, तो फिर उन वोटर को भी अगले इलेक्शन में ये फैसला करना है कि इस तरह के लोग पार्लियामेंट के अंदर नहीं आने चाहिए। ये कंडेमेबल है, इसकी जितनी ज्यादा इसके ऊपर तनकीद की जाए, इसको कंडेम किया जाए, मुस्तरद किया जाए, वो कम है। स्पीकर साहब ने क्या किया, अपोजिशन जमातों ने क्या किया, हुकूमत ने क्या किया, इस वाक़े के बाद बस ठीक है, हो गया, खत्म होगी, फिर नया इंतजार करें किसी ऐसी लड़ाई का। और उन्होंने उसके ऊपर मतलब हो सकता था कोई कमेटी बनाई जाए। मैं आखिरी वक्त तक बैठा बजट देखता रहा, जब रियाज पीरजादा साहब एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे खड़े हुए, मैंने कहा शायद ये उस पर बात करें, लेकिन हैरत की बात है कि ना हुकूमत ने ना अपोजिशन ने इस पर कोई बात नहीं की। लेकिन इसका एक फायदा हुकूमती पार्टी को जरूर हुआ कि उसके बाद फिर अपोजिशन एहतजाज करने के काबिल नहीं रही, वो वहां से वॉकआउट कर गई। उससे पहले वो एहतजाज कर रहे थे और हुकूमत को टफ टाइम दे रहे थे, लेकिन मुराद सईद साहब ने मेला ही लूट लिया। तो उसके बाद फिर पीटीआई मेला लूट लिया। मैं कहता हूं तो मुझे शर्म आ रही है। नहीं, हमें शर्मिंदगी हुई, उन्होंने तो बेशर्मी का मेला लूटा ना, मैं तो ये कह रहा हूं, उन्होंने तो बेशर्मी का मेला ही लूट लिया। तो फिर उसके बाद पीटीआई भी बेचारी मुंह लपेट के वहां से निकल गई कि ये हमारे हाथों क्या हो गया। ठीक है यशवीन, आपने भी देखा ये सारा मंजर आज कौमी असम्बली के अंदर। क्या हमारा रवैया ऐसा मजबूती तौर पर क्यों ऐसा बनता जा रहा है? जब भी बजट पेश होगा, अपोजिशन बजट की कापियां फाड़ेगी, लहराएगी, माइक छीनने की कोशिश करेगी, स्पीच रोकने की कोशिश करेगी। क्या इख्तिलाफ राय महज़ब तरीके से पार्लियामेंट में नहीं हो सकता? बिल्कुल, बहुत इंतहाई अफसोसनाक जो मनाजिर हमने आज देखे पार्लियामेंट से। मलिक साहब, आपने अपने इब्तदाई में भी बहुत सारी बातें खुद ही कह डाली। आपने मुराद सईद साहब के हवाले से जो कहा, अभी रजी साहब ने कहा कि ये उस हल्के की अवाम को सोचना चाहिए। पार्लियामेंट उस अवाम की रिप्रेजेंटेटिव है जिन्होंने वोट देके इन पार्लियामेंटेरियंस को पार्लियामेंट में भेजा है। एंड वेरी अनफॉर्चुनेटली मुराद सईद साहब इज द यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन इन द पार्लियामेंट राइट नाउ। तो क्या हमारी यूथ की नुमाइंदगी ऐसे लोग करेंगे जिनका खुद अपने आप पर ही इख्तियार नहीं है? उनको जब रोकने की कोशिश की गई, आपने देखा कि शहरियार आफरीदी साहब बीच में शामिल हुए, अली मोहम्मद साहब बीच में शामिल हुए, तो वो पार्लियामेंट की कुर्सियों और मेजों पर चढ़ के उतर के जाने को तैयार थे। कभी वो अपना जूता उतारने की कोशिश कर रहे थे। वो जो एक आउट ऑफ कंट्रोल उनका एक एटीट्यूड हमने देखा, इट वाज वेरी डिस्टर्बिंग टू से द लीस्ट। और मैं समझती हूँ कि बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक। अच्छा, जहां पर हम ये बात करते हैं कि पार्लियामेंट में बजट की स्पीच फाड़ना, ये भी आपने जैसे कहा कि एक रिवायत ही बन गई है कि हमने पार्लियामेंट में देखते हैं हम कि बजट की कॉपीज फाड़ी जाती हैं, जो शख्स बजट प्रेजेंट कर रहा होता है उसके मुंह पर मारी जाती है। लेकिन आज एक और चीज भी मैं जरूर यहाँ पे कहना चाहूंगी कि जब हम जमहूरियत की बात करते हैं तो हमें इस चीज को भी मानना चाहिए कि जमहूरियत में जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, बहुत सी चीजें हैं जो उनका बराह रास्त इख्तियार है। ऑपोजिशन जरूर ऑपोजिशन करे, लेकिन बहुत ज्यादा चीजों में हमें लाइन स्टेप नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब ने आज बजट प्रेजेंट किया। कौन बजट प्रेजेंट करेगा, ये इस डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट का इस्तेहकाक था। ऑपोजिशन ने बहुत ज्यादा, मैं समझती हूँ कि ऑपोजिशन की प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के बाद इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद 6 महीने के लिए वो किसी भी अनइलेक्टेड शख्स को भी विफाकी वजीर का ओहदा दे सकते हैं। तो उन्होंने अगर अपना वो इख्तियार इस्तेमाल किया, डॉक्टर मिफ्ता को फेडरल मिनिस्टर बनाया, तो मेरा ख्याल है ये मौजूदा हुकूमत का इस्तेहकाक था। डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब के वैसे भी क्रेडेंशियल्स अगर देखें, ही इज अ वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी। और मेरी नाकिस राय में अगर डॉक्टर साहब जैसे कॉम्पिटेंट लोगों को पहले से शामिल किया गया होता इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग के अंदर, तो शायद हालात थोड़े से और बेहतर होते हैं इस वक्त। ठीक हो गया जी। अपना रजी साहब, डॉक्टर मिफ्ता साहब की अगर हम बात करें, एक नॉन इलेक्टेड आदमी, अपोजिशन को मौका तो मिला कि उन पे एतराज़ करने का। अगर किसी इलेक्टेड आदमी को, राना अफजल साहब थे, स्टेट मिनिस्टर थे, अगर उनसे बजट पेश करवा लिया जाता, क्या हुकूमत कोई आइंदा आने वाले दिनों में कोई नए फैसले करना चाह रही है इकानमी के हवाले से, क्या या बिजनेस कम्युनिटी को एतमाद में लेना चाहती? मुफ्ता साहब को बजट पेश करवाने का मकसद समझ नहीं आया क्या? मुझे भी समझ नहीं आया, क्योंकि जब एक मुंतखब नुमाइंदा राना अफजल साहब की सूरत में आपके पास स्टेट मिनिस्टर के तौर पे मौजूद है, तो फिर क्या ज़रूरत पड़ी थी कि मिफ्ता इस्माइल साहब को रातों रात आपने मिनिस्टर बनाया, बल्कि दिन दहाड़े मिनिस्टर बनाया और उसके बाद उनसे बजट मुंतखब कराया। मेरी आज बात भी हुई राना अफजल साहब से, तो उन्होंने कहा कि पार्टी का फैसला था और ज़ाहिर है कि वो एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, तो उन्होंने कहा मैं इसके ऊपर कोई कंसीड करता हूँ, मैंने इसको माना है, मैं उस टीम का हिस्सा था जिसने बजट बनाया था।
लेकिन इसकी वजाहत थोड़ी सी आई है अब्बासी साहब की तरफ से, और उन्होंने ये कहा कि उन्होंने उस टीम को लीड किया था जो बजट बना रही थी, और उन्होंने बहुत ज्यादा टाइम दिया था, लिहाजा उस बजट की तैयारी के लिए, बजट की तैयारी में पूरा प्रोसेस वो लेके चले थे, लिहाजा ये उनका हक था कि उनको बजट पेश करने का मौका मिले। स्कीम थी, रजी साहब आपको इंटरप्ट कर रही हूं, जो टैक्स हमारे साथ मौजूद है राना मोहम्मद साहब, सारा उन्होंने मैं यशवीन आपकी तरफ आता हूँ। राना अब्दुल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, स्टेट मिनिस्टर हैं फाइनेंस के। राना साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। राना साहब, एक एतराज तो ये उठा कि मिफ्ताह इस्माइल साहब को बजट पेश नहीं करना चाहिए था, नॉन इलेक्टेड आदमी थे, और किसी इलेक्टेड आदमी को अगर मौका मिल जाता। इसके साथ साथ ये बताइएगा कि करंट खसारा, अकाउंट खसारा बड़ा है, अगर आप बजट के हवाले से समझते हैं कि बहुत बेहतर हुआ है, लेकिन जहाँ खामियां हैं वहाँ ये चीज़ भी नजर आती है कि कोई भी टारगेट हुकूमत पूरा नहीं कर सकी। मैं थोड़ा सा आपसे चाहूंगा कि आप इसको रैप अप करें कि बजट में जो टारगेट्स थे जो भी माजी के, वो पूरे ना हो सके। बात ये है कि टारगेट्स जो हैं, जो पूरे हुए हैं, वो भी एक रिकॉर्ड है। आपकी जीडीपी का टारगेट 13 साल के में इतना अचीव कभी नहीं हुआ था। आपकी इन्फ्लेशन कई सालों से इतनी कभी कम नहीं, पहले हमसे पहले 10 साल तकरीबन 12% की एवरेज इन्फ्लेशन थी। हमारे इन 5 सालों में 4.8 है, और ये आखिरी साल में 3.8 है। तो ये मतलब ये टारगेट्स अगर अचीव, हमने अपने लिए हाई टारगेट्स रखे थे, लेकिन ये रिकॉर्ड टारगेट्स हैं जो अचीव हुए हैं। 6.4% के करीब आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज हुई है। सीमेंट प्रोडक्शन 9 से भी ज़्यादा फीसद से ग्रो की है। आपका एग्रीकल्चर बहुत अरसे के बाद ग्रो किया 3.26% के साथ। तो आपकी जो बहुत सारी अहदाफ हैं, ये अपोजिशन जरूर कह सकती है कि हमने 6% का जीडीपी टारगेट रखा था, हमने 5.8 अचीव किया, लेकिन 5.8 भी 13 साल में हाईएस्ट है, और अगर 6 होता तो वो भी 13 साल 14 साल में हाईएस्ट होता। तो मैं ये कहता हूँ जहाँ हमारी हम इसके ऊपर कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहते कि एक दुनिया भर ने देखा कि हमने जो टैक्स कलेक्शन थी, जो किसी भी चीज का पैमाना होती है, 2013 में 1995 अरब रुपया कलेक्ट होता था, आज हम 4000 अरब कर रहे हैं। 2000 अरब का इजाफा 5 साल में, हर साल 400 अरब रुपया ज्यादा कलेक्ट करना, मतलब ये कोई छोटी सी अचीवमेंट है? पहले किसी हुकूमत ने ऐसा करके दिखाया है? फिर बिजली की कमी पूरी की हमारी, मतलब आप अगर एक नहीं, मैं तो 20 चीजें गिन लूंगा, लेकिन दहशत गर्दी के ऊपर पैसा खर्च किया। हमारे जो चैलेंजेस हैं, मैं उस पर आ जाता हूँ, जो हमारी वक्ती तौर पे एक कमजोरी नजर आ रही है। हमारा जो इम्पोर्ट जो है वो कम थी, अब वो भी वापस जा रही हैं, लेकिन जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत बढ़ गया है, और उसको कंट्रोल करने के लिए जो मेजर्स हमने लिए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। साल के शुरू में जो हमारी इम्पोर्ट थी वो 200% की तरह से ग्रो कर रही थी। अब हमने जो मेजर्स लिए हैं उसके नतीजे में अब 6% से ग्रो कर रही है, यानी कमी आई है, अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल है, हम इसको और कम करना चाहते हैं। इसी तरह जो हमारे रिजर्व्स हैं, क्योंकि हमारे जो एक्सपोर्ट्स कम होने की वजह से डॉलर्स कम आ रहे हैं, हमारी रिमिटेंसेस उस तेजी से नहीं बढ़ रही जिस तेजी से हमारे अखराजात, डेवलपमेंट की अखराजात बढ़ रहे हैं। तो ये जो 2013 का पाकिस्तान था वो तो मायूसियों में घिरा हुआ पाकिस्तान था। आज आपके पास रुपया इतना ज्यादा हो गया कि आप इंपोर्ट करना चाहते हैं और आपके पास डॉलर नहीं है। तो ये एक डिफरेंट किस्म का प्रॉब्लम है, ये एक डिफरेंट किस्म का प्रॉब्लम है। इसको हल करना इंशाल्लाह हम हल करेंगे और बेहतर रिजर्व छोड़ के जाएंगे अगली हुकूमत से। लेकिन राना साहब, ज़र मुआवजा के ज़खायर भी सुकड़े, इसके साथ साथ करंट अकाउंट खसारा वो भी बढ़ा, और साथ ये भी बताइएगा कि जो आज आपने एग्रीकल्चर के लिए जिन चीज़ों का ऐलान किया, आज आपने बड़ा उसको फैसिलिटेट करने की कोशिश की है बजट के अंदर, लेकिन ये आखिरी साल जाते जाते जब 4 साल किसान रोते रहे, चीखते रहे, आवाज़ उठाते रहे, तब हुकूमत ने उनकी बात पे कोई तवज्जो नहीं दी। जाते जाते अगर ये काम करना था तो पहले कर देते। देखें, इन चीज़ों के अंदर पैसे लगते हैं। अब जब हमने बजट ये टैक्स कलेक्शन को 4000 अरब पे ले गए हैं और अगले साल का टारगेट तकरीबन 4400 अरब का रखा है, तो अब हमारी गुंजाइश है कि हम टैक्स वालों को भी जो हाई रेट ऑफ टैक्स थे उनको 70-80 अरब की छूट दी और उनके टैक्स रेट्स को कम कर दिया। इसी तरह हम फर्टिलाइजर और दूसरी चीज़ों के ऊपर एक रैशनलाइज किया, उनके ऊपर सेल टैक्स को कम किया, दूसरी चीज़ों को कम किया, ताकि एग्रीकल्चर को बूस्ट मिले। जैसे जैसे इकोनॉमी और मजबूत होगी, हुकूमत और ज्यादा इस पोजीशन में आएगी कि वो चीज़ों के रेट कम करे, टैक्सेस का रेट कम करे, और जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है पाकिस्तान में
उसको कमी की तरफ लेके आए। अब आप देखें कि एक प्रोजेक्ट जिसके ऊपर 5 साल पैसा लगा, नीलम झेलम, अब वो चल पड़ा है। अब वो जब चल पड़ेगा तो 2 रुपए 3 रुपए यूनिट उसकी वो बिजली की पैदावार होगी, तो फिर वो इकोनॉमी के अंदर हम बिजली सस्ती कर सके। तो यही चीज तरीका है कि आप कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करें, पाकिस्तान के अंदर चीजें सस्ती हों, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं। तो हमने, मैं समझता हूँ कि बड़ी मेहनत की है। इससे अगर सियासी माहौल इतना खराब ना होता तो शायद हम इससे भी बेहतर 6% के अहदाफ को भी हम हासिल कर लेते और इससे भी बेहतर होता। लेकिन हम एक जिम्मेदार हुकूमत के हैसियत से अगली आने वाली हुकूमत के लिए एक रोड मैप, एक बजट छोड़ के जा रहे हैं। और दुनिया में जहां नई हुकूमत इलेक्ट होके आती है, पुरानी हुकूमत का बजट चल रहा होता है, लेकिन नई आने वाली हुकूमत के ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती कि उसको मॉडिफाई कर ले। तो ठीक है साहब, आखिरी 2 चीजें आपसे पूछनी है। एक तो है कि आज तक रेवेन्यू का जो टारगेट है वो हम अचीव नहीं कर पाते, उसकी आप बुनियादी वजह क्या समझते हैं? दूसरा ये फरमाइएगा कि जो आज बजट के इजलास के दौरान जो रवैया रहा, जिस तरीके से अरकान असम्बली एक दूसरे को मारने को दौड़ते रहे, राना साहब ये क्या हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं थी, स्पीकर साहब की जिम्मेदारी नहीं थी कि हाउस को मेंटेन करते और इस किस्म की सूरत हाल पैदा ना होती? देखिए, जब तहिया कर लेती है कि हमने हंगामा करना है, देखें सबसे बड़ा जो एक जमहूरी या एक तरीका है एहतजाज करने का, वो आप वॉकआउट कर जाते हैं। वॉकआउट करने से बड़ा एहतजाज पार्लियामेंट के फ्लोर पे और कोई नहीं है। लेकिन अगर कुछ मेंबरान जो हैं वो अपनी किताबें फाड़ते हुए रोस्टम पे आ जाते हैं, तकरीर करने वाले जो मुकर्रर होता है उसके टेबल पे वो आके रद्दी फेंकते हैं, तो फिर स्पीकर के पास आखिरी हरबा ये होता है कि वो जो गार्ड्स होते हैं उनको कहे कि जी इनको पीछे करें, वो उनको धक्के मारें और पीछे करें। लेकिन एक ऐसी असेंबली जो 5 साल मुद्दत खत्म करके चंद दिन में जाने वाली है, वहां वो गार्ड्स को बुलाता। तो स्पीकर साहब ने एक रवादारी का मुजाहरा किया और उनको ऐसा करना नहीं चाहिए था, क्योंकि सबसे बड़ा एहतजाज पार्लियामेंट के अंदर वॉकआउट होता है। और जब कोई वॉकआउट करता है तो स्पीकर दूसरी साइड के लोगों को कहता है जाएं आप उसको मना के लाएं, और फिर वो मना के लाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो रवायात को जब तोड़ा जाता है तो फिर वो आपकी बात दुरुस्त है, वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। ठीक हो गया साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मैं जान किया बजट के हवाले से। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे, उस पर मजीद बातचीत करेंगे। क्या फ़ायदा, आवाम को कितना रिलीफ, आवाम कितने खुश होंगे या आवाम की नाराज़गी कितनी होगी, इस पर भी बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। रज़ी साहब, ये बताइएगा कि क्या बजट में कुछ सबसे अच्छी चीज़ क्या है जो लोग सुने और लोगों को पता चले कि वाकई इसमें बड़ा अच्छा हुआ? लोग, हुकूमत कहती है टैक्स कम किया गया है, ख़ास तौर पे जिस बंदे की 12 लाख सैलरी है उसको टैक्स से एग्जेम्प्ट कर दिया गया, उसको तो फायदा होगा। ये भी जो छोटा निचला तबका है, अगर दालों पर आपने दरामदी ड्यूटी कम भी की है तो वाकई महंगाई में कोई कमी आएगी? महंगाई तो नहीं रहेगी। पाकिस्तान जो है वो बड़ी 7 से 7.5 लाख हमारी दालों की रिक्वायरमेंट है, और हम बड़ी मुश्किल से 1 लाख दालें इंपोर्ट करते हैं, 1 लाख टन जिसको कहना चाहिए साल की। तो डेफिनेटली उसका कुछ मार्जिनल सा इम्पैक्ट तो आएगा, लेकिन इंपोर्टेड प्राइस जो होती है वो लोकल प्राइस को डिक्टेट करती है। एक तो ये हो। दूसरी बात ये है कि इस बजट के अंदर जो अच्छी बात मुझे लगी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, हम पहले 17% सेल टैक्स लेते थे खाद वालों से, ठीक है, फिर उसके बाद हम 32 अरब, 24 अरब, 35 अरब, 20 अरब की सब्सिडी देते थे। ये सब्सिडी रह जाती थी खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों तक, और हमने एक मुशर्रफ दौर से, शौकत अली साहब के दौर से एक अहमकाना एक्सरसाइज शुरू की हुई थी। मुझे पॉजिटिव ये लगा कि गवर्नमेंट ने कहा कि भाई टैक्स जो है वो हम लेंगे ही नहीं इस पे, मतलब 2% टैक्स तो निगलिजिबल हो गया ना, ये तो सिर्फ आप डॉक्यूमेंटेशन के लिए रख रहे हैं ना। सेल टैक्स 2% कर दिया है, और उधर से अब अगर सब्सिडी खत्म भी हो जाएगी ना तो उसका इम्पैक्ट उतना नहीं जाएगा फार्मर के ऊपर। एक खाम खा का हमने एक गंजलक सा बनाया हुआ था, उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश हुई है। हम तवक्को करते हैं कि अगले साल ये 2% भी खत्म कर दिया जाएगा और एग्रीकल्चर इनपुट जो है वो टैक्स फ्री हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात, अपना मलिक साहब, कुछ लोगों के साथ बैठ के जो माहिरीन है उनसे इत्तेफाक हुआ बात करने का कि पाकिस्तान का लाइफ स्टॉक का जो है वो बहुत तेजी से इरेडिकेट हो रहा है, खत्म हो रहा है,
उसके रिवाइवल के लिए जो मेजर्स लिए गए हैं और उसकी इंपोर्ट और सारा कुछ टैक्स फ्री किया गया है, वो पॉजिटिव इकदाम के अंदर। लेकिन अगर आपने टैक्स कम किया है, 12 लाख आमदन तक आपने एग्जेम्प्ट किया है, बहुत से लोग टैक्स नेट से निकल गए, फिर अब रेवेन्यू का हदफ कैसे पूरा करेंगे? 80 अरब रुपए का इम्पैक्ट पड़ना है इसका, टू बी एग्जैक्ट। तो ये कहां से पूरे होंगे? सरकार ने कहा है कि जी 40 लाख से ज्यादा का घर अगर आप खरीदेंगे तो आप टैक्स देंगे, बल्कि आप खरीद ही तब पाएंगे जब आप टैक्स दे के पाएंगे। मुझे आप शहरी इलाकों में बता दीजिए कि 40 लाख या उससे कम का घर कौन सा होता है। जरा थोड़ा सा भी कंसिडरेबल घर आपने लेना है तो वो तकरीबन 10 मिलियन की रेंज तक, 8, 9, 10 मिलियन की रेंज तक जाता है और उस बंदे को टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। और सरकार का ये कहना है कि हम 5 गुना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे सिर्फ इस एक मेजर से। तो मेरा ख्याल है कि उनकी बात के ऊपर एतबार ठीक है। यशवीन, अगर हम कर्जों की तरफ आए, जिसमें सबसे ज्यादा तनकीद की जाती है कि कर्जे लिए जा रहे हैं, जरदारी साहब की हुकूमत थी, बड़े कर्जे लिए गए, इस हुकूमत ने मजीद बढ़ा दिए और यह भी कहा जा रहा है कि फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एक्ट की खिलाफ वर्जी की गई कर्जे लेते हुए। तो आप क्या समझती हैं, जब इतने कर्जे लेंगे तो उसका इंपैक्ट कितना आएगा बजट के ऊपर, मैशत के ऊपर? बिल्कुल जी, अभी भी जो आपने देखा है, जो आज का बजट आउटले है उसमें भी 30% ऑफ द रेवेन्यू जो है वो डेट को पे ऑफ करने के लिए साइड पे कर दिया गया है स्ट्रेट अवे। तो जो आपने कहा कि इम्पैक्ट क्या आएगा, जाहिर है जो अमाउंट हम डेट की मद में या कर्जों की मद में वैसे ही साइड पे कर देंगे, उसकी कोई और यूटिलाइजेशन नहीं हो सकती है। डेट लिमिटेशन एक्ट की हम खिलाफ वर्जी ऑलरेडी कर चुके हैं। जो कर्जों का मामला है वो ये कि एक्सटर्नल डेट जिस स्पीड से बढ़ा है वो इस दफा थोड़ा सा बेहतर है, कम है, लेकिन इंटरनल डेट बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा है। पब्लिक सेक्टर बोरिंग एट द आई थिंक हाईएस्ट होगी अगर इसका कोई एक कंपैरिजन करके पिछले अखबार के साथ देख लिया जाए। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी रद्द अमल देते हुए ये कहा है कि 1 ट्रिलियन के जो कर्जे हैं उनको पे ऑफ करने का तो कोई मैकेनिज्म वजह ही नहीं किया गया, इस बजट में बताया ही नहीं गया कि वो कैसे पे किया जाएगा। 2 गुना ज्यादा सर्कुलर डेट इस दफा डबल हुआ है, ज्यादा बड़ा है। तो ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत के ऊपर सबसे बड़ी तनकीद की ही ये जाती है कि पूरा स्ट्रक्चर जो है वो एक डेट के उसके ऊपर खड़ा हुआ है। कर्जों के ऊपर हम अपनी मईशत को खड़ा करते हैं, पिछले कर्जों को लेने के लिए मजीद कर्जे लेते चले जाते हैं और ये एक ना थमने वाला सिलसिला है। इसका कोई मुकम्मल तौर पर सद्देबाब कभी किसी ने नहीं किया और इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि वही मामला है। बल्कि हम लोग आज ट्रांसमिशन में रजी साहब भी मेरे साथ मौजूद थे, हम वैसे भी डिस्कस कर रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर के लिए भी जो इन्वेस्टमेंट होती है मार्केट में, जो लिक्विडिटी होती है, उसको हुकूमत क्राउड आउट कर देती है पब्लिक सेक्टर बोरोइंग कर करके। तो ना प्राइवेट सेक्टर को स्टेबल होने देती है, ना अपने कर्जों को कंट्रोल करती है। तो बल्कि बहुत से एक्सपर्ट्स का तो ये कहना है कि अब अनसस्टेनेबल हो चुका है ये जो डेट का मॉडल है जिस पर मईशत को चलाने की कोशिश की जा रही है, यह बहुत ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, सस्टेनेबल नहीं है। अच्छा यशवीन, ये भी बताइएगा कि 12 लाख आमदन तक तो लोग जो है वो टैक्स से बच गए, चलिए उन्हें रिलीफ मिल गया, लेकिन जिन लोगों की आमदनी 10-12 हजार माहाना है, उनकी साल की आमदनी 1,20,25 हजार रुपए होती है, उसके लिए क्या रिलीफ है इस बजट के अंदर? उसके लिए जो अगर आप सरकारी मुलाजमीन की बात करें, बड़ी तनकीद है इस दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आखिरी बजट के साथ कंपेयर किया जा रहा है कि कोई कंसिडरेबल इंक्रीज नहीं हुआ सैलरीज के अंदर। एक आम आदमी के लिए तो रिलीफ इस बजट के अंदर उस तरह से दिखाई नहीं देता एक्सेप्ट फॉर कुछ जो स्कीम्स लॉन्च की गई हैं, कुछ पैसे साइड पर किए गए हैं डेवलपमेंट फंड की मद के अंदर या कुछ रिलीफ फंड्स की मद के अंदर। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसे इकदाम किए गए हैं कि जनरल इन्फ्लेशन की अगर बात करें उसके ऊपर भी उसका ऐसा असर आएगा कि महंगाई भी कुछ चीजों में हम देखेंगे कि बढ़ेगी। तो एक लोअर क्लास के लिए तो इसके अंदर कोई ऐसा रिलीफ मैं नहीं समझती हूँ कि, हालांकि ये बात सुबह बहुत की जा रही थी कि पॉपुलिस्ट बजट है, तो पॉपुलिस्ट बजट प्रोबेबली वो जो कुछ स्कीम्स हैं जिनके हवाले से बात की जा रही है उसके लिए कहा जा रहा है कि ये शायद प्री पोल रिगिंग के उसके अंदर आ रहा है, क्योंकि एजुकेशन की मद में भी और कुछ इस तरह की मद के अंदर भी हमने देखा है कि कुछ रिलीफ रखने की कोशिश की गई है। अभी आपने एक सवाल भी किया था कि रेवेन्यू क्यों नहीं बढ़ता, हम क्यों रेवेन्यू के टारगेट्स मिस करते हैं। टैक्स कलेक्शन और टैक्स बेस एक्सपेंशन ये 2 अलग चीजें हैं। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम टैक्स बेस को एक्सपैंड करने के ऊपर कभी फोकस नहीं करते। एफबीआर बिल्कुल भी बाइख्तियार नहीं है, एफबीआर का पूरा सिस्टम फ्लॉड है, एफबीआर की ब्यूरोक्रेसी पूरी फ्लॉड है। वहां पे किस तरह से टैक्स को पीनल कोड के तहत एक क्रिमिनल ऑफेंस बनाना चाहिए टैक्स इवेजन को इस मुल्क में, अगर हमने इस मुल्क की रेवेन्यू जनरेशन को बेहतर करना है। एफबीआर के स्ट्रक्चर को रिविजिट करने की जरूरत है, रिफॉर्म करने की जरूरत है। वहां पे टाइम बाउंड प्रमोशंस हो रही हैं, कॉम्पिटेंट लोग नहीं है एफबीआर के अंदर, और एफबीआर के पास वैसे माजरत के साथ इख्तियारात भी नहीं है कि वो कर सके। डार साहब ने जो फाइलर्स और नॉन फाइलर्स के अंदर तफरीक करने के लिए विद होल्डिंग टैक्स लगाया था, बैंकिंग सेक्टर को भी उससे नुकसान हुआ है, लोगों ने बैंकिंग ट्रांजैक्शन ही करना बंद कर दिए। तो हमें कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी फुटिंग के ऊपर इस तरह की कोई इकदाम करने की जरूरत है कि टैक्स कलेक्शन बढ़ सके ताकि रेवेन्यू बढ़ सके, टारगेट्स मिस ना हो। ठीक हो गया। क्यों जी इसमें एक बात हम करते चले, आज सारे लोगों का जिक्र हुआ, लेकिन एक ऐसा तबका है कि जिसकी कोई जुबान नहीं है, और मुझे कुछ दोस्तों ने अभी SMS भी किया है, वो है EOBI के पेंशनर्स। ठीक
EOBI के पेंशनर्स का आज फेडरल मिनिस्टर साहब ने कोई तज़किरा नहीं किया। ऑफ कोर्स हो सकता है वो कहे कि जी आप हमने सूबों को ये दे दिया और प्रोविंशियल मैटर हो गया, और प्रोविंसेस ने अभी तक EOBI को टेक ही नहीं किया, और वो बेचारे जो है ना वो लाचार और बेसहारा हैं, उनका कोई वाली वारिस नहीं है गुज़िश्ता 3 साल से जब से 19th अमेंडमेंट हुई है। लेकिन पेंशनर की जो इंक्रीज है, इससे आप समझते हैं कि कुछ फायदा होगा पेंशनर्स को? देखिए देखना पड़ेगा, जैसे 75 जो है बहुत मिनिमल सा है। हाँ, 75 साल से ज्यादा के लोग जो है उनकी पेंशन जो है 15,000 रुपए मिनिमम की गई है। ये चंद करोड़ रुपए का इम्पैक्ट है, क्योंकि 75 साल से ज्यादा पेंशनर होंगे कितने, नंबर 1। दूसरी बात है 10% तो यार वैसे इन्फ्लेशन ही मिल मिला के बन जाती है ना, आप उसके अंदर सिर्फ 10% इंक्रीमेंट दे रहे हैं, तो सिर्फ आप इन्फ्लेशन को मीट करने का उसे मौका दे रहे हैं, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन, उसकी परचेजिंग पावर तो वहीं पे खड़ी हुई है। एक और ब्रेक ले लेते हैं, कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। बजट कितना फायदेमंद, कितना अवाम के लिए जो है पुरकशिश, इस पे बात हो रही है, बात करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। पूरा में एक बार फिर खुश आमदीद। रजवान अजीज साहब, एक सवाल मैंने आपसे पूछा था, आप गोल कर गए थे। हाँ जी। बजट सियासी है, मुआशी है, इंतखाबी है? बजट इंतखाबी। हुकूमत ने अपनी तरफ से वो सेगमेंट जो कि गुज़िश्ता 4 साल नज़रअंदाज होते रहे। देखिए ये लोग इसको कल के इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान को 12 महीने की गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस कह रहे हैं। ये 12 महीने की गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस का नहीं, 60 महीने की परफॉर्मेंस का आउटकम है ये बजट। अगर आप देखें तो हुकूमत इस वक्त हर चीज़ को 2013 से ऑनवर्ड मैयर कर रही है, और कंपैरिजन 2012 के बजट के साथ कर रही है। तो अगर इसको इस तरह देख रहे हैं, और हमने देखा कि जो मिनिस्टर साहब ने तकरीर की है उसके अंदर भी यही कहा, तो फिर तो बजट इंतखाबी हुआ ना जी। लेकिन अक्सर कहा जाता है कि मुस्लिम लीग नवाज जो है वो तनख्वाहों में इजाफा हवाले से इतनी नहीं होती, लेकिन अगर 10% और हाउस रेंट में 50% इजाफे से ये एतराज दूर हो जाएगा या नहीं होगा? हाउस रेंट जो है वो नॉर्मली फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ का इशू होता है, और फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय ख़ास तौर पर वो जो कि बड़े शहरों के अंदर मुकीम है, जिसके अंदर इस्लामाबाद, लाहौर, कराची आ जाते हैं, ज़्यादा फॉल कर जाते हैं। छोटे शहरों के मुलाजमीन का इसका इतना फ़ायदा नहीं होता या होगा। उनको तो नेट इंक्रीमेंट जो होती है या नेट इंक्रीज जो होती है उसी का फ़ायदा होता है। एक और बात है जो नॉर्मली सीना मुशर्रफ साहब ने क्रिएट की थी, 20-20 इंक्रीमेंटों के बाद एक बंदा अगले ग्रेड में प्रमोट होगा और वो सारी उम्र उसी में 20 साल में उसी में रिटायर हो जाता था। उस एनॉमली को दूर करने की तवक्को भी मुलाजमीन कर रहे थे इस बजट के, इस हुकूमत से। उन्होंने 6 बजट गुजार दिए, उस एनॉमली को दूर नहीं किया, तो ये भी एक नेगेटिव एक्सपर्शन है। बट एज फार एज एम्प्लॉयज़ आर कंसर्न, एक तो उनकी सैलरीज नहीं बढ़ी। अगर आपको याद हो 5 साल के पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर एक दफ़ा 30% का इंक्रीमेंट लगा था, एक दफ़ा 50% इंक्रीमेंट लगा था सरकारी मुलाजमीन की। अगर इनका टोटल 5 साल का निकाल लें तो वो 50% नहीं है। तो इससे आप अंदाजा तो वजह क्या आप समझते हैं, क्यों नहीं किया उन्होंने सरकारी मुलाजमीन? देखिए वो जो बिजनेसमैन माइंडसेट होता है ना कि वो अपने मुलाजम की तनख्वाह बढ़ाने, क्योंकि वो बिजनेसमैन माइंडसेट के लोग हैं, तो मुलाजम की तनख्वाह बढ़ाते हुए उन्हें बड़ा दुख या तकलीफ होती। ठीक है यशवीन, आम आदमी, मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि आम आदमी सवाल करता है बजट में मेरे लिए क्या है, वो कहता है अल्फाज का गोरख धंधा है। हमेशा हमने देखा जब भी बजट पेश होता है, अगर आप सर्वे करने सड़कों पर निकल जाएं तो आपसे लोग कहेंगे मुझे बजट से क्या लेना देना, महंगाई वैसी रहेगी, बेरोजगारी वैसी रहेगी, चीज़ों की कीमतें बढ़ती रहेंगी, बजट तो बस अल्फाज का एक गोरख धंधा होता है। क्या आप इससे इत्तेफाक करती हैं कि ये बजट भी ऐसा ही गोरख धंधा है जिससे आम आदमी को कोई सरोकार नहीं है, उससे कोई रिलीफ ऐसा डायरेक्ट नहीं मिला जिससे वो खुश हो जाए? अच्छा, बजट की जहाँ तक बात है ना, बजट तो मेरा ख्याल है सारे ही ठीक होते हैं, क्योंकि जब उस वक्त प्रेजेंट करना होता है, आप डेवलपमेंट फंड्स की हवाले से बात कर लें, आप तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से बात कर लें, कोई ना कोई बेहतर फिगर्स हम देखते हैं हर साल ही बजट के अंदर होता है। बजट का डॉक्यूमेंट बनाना और उसको प्रेजेंट करना असल मामला नहीं है, उसकी इंप्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम है। बजट के अंदर जो कुछ कह दिया जाता है अगर वो सही तरह से इंप्लीमेंट हो जाए तो शायद कोई फर्क पड़ भी जाए, बेहतरी आ भी जाए। PSDP की ही बात कर लीजिए, तालीम की मद में, सेहत की मद में जो कुछ फंड्स रखे जाते हैं, मुख्तस किए जाते हैं, हम देखते हैं कि जैसे ही कोई पहली जरूरत पड़ती है हुकूमत को किसी भी शोबे में, पहला कर जो है वो PSDP के अंदर लग जाता है। तो ये जो फंड्स हैं अगर इनको जिस चीज के लिए मुख्तस किया जाता है उन पर इस्तेमाल हो जाए तो शायद कोई बेहतरी आ भी जाए। और आवाम जो कहती है कि रिलीफ नहीं मिलता, वो बात फिर सही साबित हो जाती है, क्योंकि आवाम की इंटरेस्ट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको हम देखते हैं कि वो कभी भी पूरे नहीं होते, या जो फंड्स रखे जाते हैं वो पूरे वहां पर यूटिलाइज नहीं होते ठीक से, अगर हम बात करें इसके हवाले से। और आपने कहा कि रोजगार के हवाले से क्या मिलेगा, मैं वैसे भी ये बात करना चाहती
आ रही थी कि इस हुकूमत का भी बिल्कुल फोकस नहीं रहा और माजी में भी जॉब क्रिएशन के ऊपर किसी भी हुकूमत का फोकस नहीं होता। जब हम अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी लेआउट करते हैं तो कौन कौन से सेक्टर्स में जॉब्स क्रिएट होंगी उसके ऊपर भी हमें बात करने की जरूरत है। हम सीपैक के हवाले से बहुत एक्साइटेड हैं, हम उसकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, इंडस्ट्री को बहुत फायदा होगा, हम कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत फायदा होगा, ये सारी बातें अपनी जगह पर दुरुस्त हैं। लेकिन लोकल इंडस्ट्री इस वक्त परेशानी में है और दबाव में है कि लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन से ऐसे मेजर्स हैं जो हुकूमत ले रही है विज़ावी सीपैक ऑल्सो। तो ये कुछ ऐसी चीजें जिसके ऊपर हम देखते हैं कि क्लैरिटी नहीं है। और जो आपने सवाल पूछा कि क्यों ऐसा होता है नवाज लीग की हुकूमत में, PPMLN की हुकूमत में क्यों इजाफों के ऊपर फोकस नहीं होता, प्रायोरिटीज की बात है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड डेवलपमेंट जो कि बिल्कुल जरूरी है, लेकिन ज्यादा तवज्जो उस तरफ होती है, ताजर तबके की तरफ ज्यादा तवज्जो होती है, जो सैलरीड क्लास है उसकी तरफ तवज्जो नहीं होती। बल्कि पहली दफा लोग कह रहे हैं कि इन्होंने टैक्स एमनेस्टी के फॉर्मूला में जो है वो पहली दफा सैलरीड क्लास की तरफ कुछ तवज्जो दिखाई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए तो पेंशन, सैलरीज, ये मेरा ख्याल है उनका डोमेन है, वो हमेशा फोकस करते हैं इसके ऊपर। लेकिन क्या यास्मीन जो जी एक देखें कि 5 अरब रुपए का उन्होंने परफॉर्मेंस का एक बजट मखसूस किया है। 5 अरब रुपए जो मुलाजमीन अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको देंगे, और ये सारे गस्टेड पोस्ट वाले मुलाजमीन की बात कर रहे हैं। वो इन 5 अरब रुपए से आप लोअर ग्रेड के फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज का अच्छा भला फरमा सकते थे अगर फेडरल गवर्नमेंट चाहे। लेकिन किसी आहत चीमे को या किसी इस तरह के करैक्टर को नवाजने के लिए मुस्तकबिल के अंदर उन्होंने ये एक क्रिएट किया है कि जो दुल्हन वो रुपया मन भाए। ये भी बहुत ज्यादा मेरा ख्याल है इसकी वजाहत की जरूरत है। लेकिन पानी के जखीरों के लिए 70 अरब रुपए, क्या जो पानी की जरूरियात हैं पाकिस्तान की इस वक्त, क्या 70 अरब रुपए काफी होंगे यास्मीन पानी के जखीरों के लिए? देखिए फिर बात वही आ जाती है, मैं 70 रुपए काफी होंगे कि नहीं होंगे ये तो आप किसी प्रॉपर इकोनॉमिक एक्सपर्ट से पूछें, वो ज्यादा बेहतर बता सकेंगे। लेकिन मेरा इन सारे मामलात के ऊपर जो सवाल है, बल्कि रजी साहब मौजूद है, वो ज्यादा बेहतर इस पर वजाहत कर सकेंगे। सवाल ये है कि जो पैसे एलोकेट हुए हैं क्या वो इस्तेमाल होंगे कि नहीं होंगे, तो ये सवाल है। इस बजट को तो आने से पहले ही पोलिटिसाइज कर दिया गया। हाँ, इसमें एक बात है यशवीन, मैं इसको बड़ा पॉजिटिव आमद देखता हूँ, क्योंकि 475 अरब रुपए का डैम स्ट्रक्चर है दयामीर भाषा का, और मेरी इतला थी कि इस दफा 70 अरब के करीब उसके लिए एलोकेट हो रहे हैं। ठीक, लेकिन इसमें से अभी 34 अरब रुपया बाकी है हमारा नीलम जेलम का, जो हमने उसको अदा करना है, जो उस पर अभी खर्चा आना बाकी है। तो अगर 35 से 40 अरब रुपया भी एलोकेट हुआ है दयामीर भाषा के लिए फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, मलिक साहब ये बहुत बड़ा तारीखी मौका है कि हम डैम के इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। कॉलोनियाँ शलोनियाँ सड़कें उनकी बात नहीं हो रही। तो दयामीर भाषा डैम स्टार्ट होता है तो आपकी मईशत को एक जंप स्टार्ट भी देगा। हर साल अगर 100 अरब रुपया भी उस पर ऊपर एक्सपेंसेस होता है तो आपकी 34 इंडस्ट्रीज होंगी जिसको पुल अप करेगा। ठीक है रिजवान साहब, मुझे प्रोग्राम वाइंड अप की तरफ जाना है, प्रोग्राम खत्म होने वाला है, लेकिन मुझे एक चीज़ आपसे ज़रूर पूछनी है। अगर 4 माह का बजट पेश करके हुकूमत अपोजिशन की बात मान लेती, इतनी तनकीद भी ना होती, हुकूमत के लिए क्या मसला था? देखिए हुकूमत का ये कहना है कि जो इस वक्त डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है ना पाकिस्तान के अंदर, हुकूमती एक्सपेंसेस का, हुकूमती फाइनेंस का, मतलब एक प्रोजेक्ट लगना है उसके लिए बिल क्रिएट होता है, बिल होकर डिमांड जाती है, अकाउंटेंट जनरल उसको जारी करता है, फिर जब वो खर्च होती है तो ऑडिटर जनरल उसका ऑडिट करके बताता है। उस पूरे सर्कल के अंदर 4 माह का बजट आप जारी कर नहीं सकते। ठीक, तो वो सिस्टमैटिकली रजी साहब इसके अंदर ये भी शामिल जरूर कर लीजिए कि कुछ बहुत सारी प्रोक्योरमेंट्स ऐसी होती हैं जो फॉरेन कंपनीज वगैरह के साथ होती हैं, उसके अंदर भी ये कहा जाता है कि मुमकिन नहीं होता उनके साथ। लेकिन यास्मीन इस पे बड़ा शार्ट कमेंट कर दीजिएगा कि जो कहा जा रहा था पीपल्स पार्टी की तरफ से, अगर 4 माह का बजट पेश किया जाता तो जो भी हुकूमत आती, निगरान हुकूमत प्रोलॉन्ग नहीं हो सकती थी, उसको कम से कम असेंबली का आना जरूरी हो जाता। जो पीपल्स पार्टी का खदशा है कि निगरान हुकूमत का सेटअप कहीं लंबा हो सकता है और इंतखाबात ताखीर का शिकार हो सकते हैं, तो ये एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं थी पीपल्स पार्टी की। नहीं सर, इसके अंदर 2 बातें देख लीजिए। एक तो ये कि आज प्राइम मिनिस्टर ने खुद कह दिया जी कि हम बजट पेश कर रहे हैं, आने वाली जो भी हुकूमत है, जो भी लोग लुक आफ्टर करेंगे पॉलिसीज को, उनके पास भी इस्तेहकाक होगा, अगर वो किसी चीज को तब्दील करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि सूबाई हुकूमतों में बैठी हुई जमातों के नुमाइंदगान यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि साल का बजट ना दें, अपनी अपनी सूबाई असेंबलीज का बजट दे रहे हैं, तो डाइकोटमी यहाँ पर भी तो थोड़ी सी एग्जिस्ट करती है। ये सारी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग थी मेरा ख्याल है, जैसे मैंने आगाज में भी कहा। ठीक है यास्मीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया, रिजवान साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। कल इंशाल्लाह 10:05 पर आपसे फिर मुलाकात होगी। नुसरत मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।